हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिक्ट क्लासेस। मैं विपुल दीप सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। और हमारा जो आज का लेक्चर है ये हमारी जो राजस्थान जनरल नॉलेज वाली प्लेलिस्ट है उसको अपडेट करेंगे आज हम। ठीक है, वहां पर जो हमारे टॉपिक चल रहे थे उनके हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमेशा की तरह जैसा हम करते हैं पुराने लेक्चर्स जितने भी हमने राजस्थान जीके के करे हैं अभी उनका सबसे पहले हम क्या करेंगे 5 मिनट के अंदर जल्दी से रिवीजन करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हमने बात करी थी रणथंभौर दुर्ग की। ठीक है, रणथंभौर दुर्ग की हमने बात करी, फिर हमने बात करी थी चित्तौड़गढ़ दुर्ग की। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बाद हमने बात करी थी यहाँ पर कुंभलगढ़ दुर्ग की। ठीक है, कुंभलगढ़ दुर्ग की बात करी और इसके बाद में हमने बात करी खंडार दुर्ग की। ये इतने हमने 4 दुर्ग पढ़ लिए थे, दुर्गों का वर्गीकरण पढ़ा था और 4 दुर्ग ये पढ़े थे। इनके बारे में सबसे पहले जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको जल्दी से रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है रणथंभौर दुर्ग की। रणथंभौर दुर्ग के अंदर हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा कि रणथंभौर दुर्ग के बारे में एक प्रतापी शासक हुआ जिसका नाम था राणा हमीर। राणा हमीर का हमने याद किया कि वहां पर सबसे पहले जो अगर ये पूछा जाए कि राजस्थान के अंदर सबसे पहला जल जोहर कहां हुआ तो वो हुआ रणथंभौर दुर्ग के अंदर। रणथंभौर दुर्ग का जो निर्माण है वो हमने पढ़ा कि अजमेर के जो राजपूत शासक थे, चौहान शासक थे, उनकी एक शाखा थी गोविंद राज का पुत्र जो था पृथ्वीराज तृतीय, आगे उन्हीं में से एक प्रतापी राजा हुए राजा हमीर। ठीक है, और इसका जो निर्माण है वो चौहानों की जो अजमेर शाखा है उसके द्वारा बताया जाता है। फिर हमने यहाँ पर याद किया कि हमीर यहाँ का एक राजा है। फिर हमने ये पढ़ा इसके बारे में कि यहाँ पर कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, ऐसे ऐसे महल हैं, ऐसी छतरियां हैं जो हमें याद रखनी है। सबसे पहले यहाँ पर याद रखेंगे 32 खंभों की छतरी। ठीक है, आपको याद होगी जैतर सिंह जो थे हमारे, वो हमीर देव के पिताजी जैतर सिंह सॉरी जैत सिंह, यहाँ पर जिन्हें न्याय की छतरी भी कहा जाता है। यहाँ पर हमने पढ़ा त्रिनेत्र गणेश मंदिर, यहाँ पर पढ़ी हमने गुप्त गंगा, यहाँ पर पढ़ा हमने जोगी मंदिर। ठीक है, ये सारा कुछ याद रखेंगे। इसके बाद में जोगी महल पढ़ा, जोगी मंदिर नहीं जोगी महल पढ़ा। ये जोगी महल जो था यहाँ पे हमने ये भी डिस्कस किया था कि ये क्वेश्चन अभी 6 दिसंबर को जेईई की परीक्षा के अंदर पूछा गया। फिर हमने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पढ़ा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि इसका निर्माण जो है कुमारपाल प्रबंध के अनुसार चित्रांग मौर्य का बताया जाता है कि उन्होंने करवाया। फिर हमने ये भी पढ़ा कि वीर विनोद के अनुसार भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जो निर्माण है वो बताया जाता है 7वीं से 8वीं शताब्दी के आसपास, और वो बताया जाता है मान मोरी, चित्रांग मौर्य का ही दूसरा नाम बताया जाता है। फिर इसके बाद में यहाँ पढ़ा कि बप्पा रावल जो थे उन्होंने सबसे पहले गुहिल वंशीय राजपूत थे जिन्होंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार किया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार करने के बाद में यह आजादी के बाद तक कंटिन्यूअस यह जो दुर्ग है बहुत लंबे समय तक, अगर मैं बात करूं चित्तौड़गढ़ दुर्ग की तो मेवाड़ के जो राजपूत है इनके शासनकाल में ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है उनके अधिकार के अंदर रहा। एक आध बार ये बीच में मुगलों के पास गया लेकिन फिर से वापस इसके ऊपर जो था राजपूतों का अधिकार हो गया। कौन से थे ये? गुहिल वंशीय थे। ठीक है, और मेवाड़ के राजपूत राजाओं के अधिकार में ये रहा आजादी तक यह दुर्ग। सबसे लंबा अगर मैं बात करूं कि दुनिया के अंदर ऐसी सबसे कौन सी ऐसी रियासत है या कौन सा ऐसा शासन काल है जो सबसे लंबे समय तक चला है तो वो हमारा चित्तौड़गढ़ का शासन काल है जो मेवाड़ के राजपूत क्षत्रियों के हाथ में था। ठीक है, यहाँ चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर हमने सबसे पहले याद किया था कि यहाँ पर साके हुए थे, 3 साके हुए थे। मैंने अलग अलग आपको यहाँ पर ईस्वी सन बताए थे, याद रखने का तरीका भी बताया था। याद रखने का तरीका मैंने आपको याद कराया था 1301, 1303, फिर इसके बाद में 1534-35। ठीक है, फिर उसके बाद में 1567, ये सब मैंने याद करवाया था आपको। इसके बाद में आपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर याद किया कि यहाँ पर छतरियां कौन कौन सी हैं, दरवाजे कौन कौन से हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपने विजय स्तंभ को भी याद किया। विजय स्तंभ के बारे में हमने 3 पॉइंट डिस्कस किए थे कि इसका जो सिंबल है विजय अपना बना हुआ है विजय स्तंभ, इसका जो सिंबल है उसे राजस्थान पुलिस ने और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों पर भी बना हुआ है। उसके ऊपर डाक टिकट भी जारी हो चुकी है। देखो डाक टिकट वाले क्वेश्चन है ना, ये याद रखो। डाक टिकट ना लगभग 3 या 4 चीजों के ऊपर अभी तक जारी हो चुकी है। जैसे किशनगढ़ चित्रशैली के अंदर बनी ठनी चित्रशैली के ऊपर हो चुकी है। अगर मैं बात करूं देव नारायण जी की जो फड़ है उसके ऊपर भी डाक टिकट जारी हो चुकी है और विजय स्तंभ के ऊपर भी डाक टिकट जारी हो चुकी है। ये डाक टिकट वाला ना कुछ कॉन्सेप्ट जो ये याद रखो। उसके बाद में जो दुर्गों से रिलेटेड कोई भी ऐसी बात जो किसी विशेषकर इतिहासकार ने कही है या फिर उसे इतिहास के अंदर अलग अलग मतलब इतिहासकारों ने कहा, कुछ अलग अलग शब्दों में विवरण दिया, पर वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर पढ़ा कि अगर इसे ऊपर देखते हैं कटारगढ़ दुर्ग जो इसकी कुंभलगढ़ दुर्ग के सेंटर के अंदर, अगर उसे हम नीचे से ऊपर देखते तो हमारी पगड़ी जो है वो क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। किसने कहा था? अबुल फजल ने कहा था। फिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग के लिए क्या कहा गया था? इसके लिए कहा था गढ़ तो है चित्तौड़गढ़ बाकी सब गड्ढया। ऐसे ही खंडार दुर्ग के अंदर हमने कुछ पॉइंट्स याद किए थे कि यहाँ पर शारदा तोप रखी हुई है जो कि अपनी मार क्षमता के लिए जानी जाती है और ये अष्ट धातु से निर्मित तोप है। यहाँ पर पार्श्वनाथ की मूर्ति है और यहीं पर महावीर स्वामी की पद्मासन मुद्रा के अंदर भी मूर्ति लगी हुई। तो ये सारा कॉन्सेप्ट जो था अभी तक हमने पढ़ लिया है। आप लोग ये सारे पॉइंट्स को लगातार रिवाइज करो, याद करो। जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे ही आप बोलो स्पीड के अंदर, तब आएगा मजा तैयारी का। ठीक है, अब ना बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला दुर्ग है वो है
बूंदी का दुर्ग, ठीक है। और बूंदी का जो दुर्ग है इसका नाम है तारागढ़ दुर्ग, ठीक है। ये सारे हमने पढ़ लिए हैं, इनको आप इनके अंदर जो भी डेटा है वो याद करो, अच्छे से रिवाइज करो। यहाँ पर शारदा तोप, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर कटारगढ़ 32 आपने पढ़ा होगा, परकोटा 8 घुड़सवार एक साथ, यहाँ पर उड़ना राजकुमार की, ठीक है। काफी कुछ है, अपने ज्यादा अगर डेप्थ में चलेगा तो फिर रिवीजन के अंदर पूरा टाइम निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नया टॉपिक पढ़ते हैं आज जो है वो है हमारा बूंदी का दुर्ग। बूंदी का दुर्ग हम पढ़ेंगे जिसका नाम है तारागढ़ दुर्ग। एक बहुत सारे बच्चों की मेरे पास क्वेरीज आ रही है, जो जीएसओ वाले बच्चे ना, जीएसओ वाले वो काफी परेशान है इन बातों को लेकर कि सर हमें डिफरेंशिएट नहीं हो पा रहा कि हम लोगों को कौन से लेक्चर देखने और कौन से लेक्चर नहीं देखने। देखो अभी तक जितने भी लेक्चर डाले गए ना वो सारे के सारे आपको देखने हैं। फिर अगर मैं बात करूं ना यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी की, जो बायोडाइवर्सिटी वाला टॉपिक है वो ज्यादा डेप्थ के अंदर जो पढ़ना है ना वो जेएसओ वालों को पढ़ना है, ठीक है। और एक बुक्स बहुत आप लोग पूछ रहे हो, देखो बुक्स जो है ना, एक ना आपका जो इन्वायरमेंटल स्टडीज का जो सिलेबस है ना वो यूजीसी कोर्स के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो भैया 3 साल की डिग्री है, 3 साल के अंदर मिलाकर दिया गया है सिलेबस। अब एक बुक को तो मैं बता दूं, पूरा एग्जाम का सिलेबस अगर किसी एक बुक के अंदर मिल रहा है तब तो मैं बुक का नाम भी बताऊं, लेकिन यहाँ पर जो टॉपिक है ना किसी एक बुक के अंदर मिल नहीं रहे। मैंने काफी सारी बुक्स देखो चेक करी है, जैसे आप टीएमएच की है, ऑक्सफोर्ड की है, न्यू एज पब्लिकेशन की है, कई सारी किताबें हैं, लेकिन उनके अंदर सारा सिलेबस एक साथ नहीं मिल पा रहा है। हमें क्या करना होगा, अलग अलग बुक्स के अंदर से कंटेंट उठाना होगा। तो वो काम आप मत करो। आपको मैं अगर बोलूं 5 किताबें खरीदो आप एक एग्जाम के लिए, तो ये गलत चीज है। आप ना उनको, आपका काम नहीं हो पढ़ना, ये अलग अलग किताबों से कंटेंट निकाल कर लाना, पढ़ना और डिलीवर करना वो मेरा काम है। तो जेएसओ वाले स्टूडेंट्स परेशान ना हो, 1-2 दिन के अंदर या इससे ज्यादा टाइम भी लग सकता है, 3 दिन तक लग सकता है, आपकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट जो है ना वो अपडेट हो जाएगी। उसके अंदर आपके लेक्चर जो होंगे ना वो अलग चलेंगे। अभी तक जो लेक्चर अपने सारे के सारे अपनों ने पढ़े हैं, जैसे ई वेस्ट है, मिसलेनियस टॉपिक्स है, तो ये दोनों के अंदर पढ़ने हैं और इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्वेरी थी जिसको मैंने यहाँ पे बता दिया आपको, ठीक है। जेएसओ वाले बच्चे परेशान मत हो, जल्दी से जल्दी आपके लिए किया जाएगा, लेक्चर भी आपको डिलीवर किए जाएंगे और प्लेलिस्ट जो है वो सेपरेट हो जाएगी, जल्दी सेपरेट हो जाएगी या नहीं बना दी जाएगी आपके लिए। आज हम पढ़ते आ गए हमारा तारागढ़ किला। तारागढ़ किला बूंदी। एक मेरे पास और भी क्वेरी आई थी, मैं कोशिश करता हूं कि सारी की सारी जो क्वेरीज आ रही है उनको रिजोल्व किया जाए और उनके लिए सोल्यूशन जो प्रोवाइड किया जाए। देखो इंग्लिश के अंदर बोला था, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हम इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो हमें इंग्लिश के अंदर पढ़ाओ। देखो बात ऐसी है कि बहुत सारे वर्ड्स जो है ना वो कम्युनिकेशन करने के लिए हम सेंटेंस जो है ना वो इंग्लिश में बता सकते हैं, लेकिन चीजों को इंग्लिश के अंदर, अब मैं बात करूं परकोटे की, तो परकोटा हिंदी में भी परकोटा है और इंग्लिश में भी परकोटा ही है, चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर बात करें, पिछले बार जो क्वेश्चन पूछा गया गोना, तो ये गोना ही रहा, अभी से हिंदी और इंग्लिश से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि बहुत सारी चीजें जो है अपन इंग्लिश वर्ड्स जो है वो साथ साथ के अंदर कवर करते चले। तो आज मैं पढ़ना है तारागढ़ किला, ठीक है, बूंदी का। सबसे पहली बात, हम हमेशा किसी भी किले के बारे में बात करते हैं तो अपने पॉइंट्स वाइज चलते हैं, जियोग्राफी की बात करते हैं। जियोग्राफिकली तारागढ़ किला जो है वो कहां पर है, बूंदी के अंदर है। अब पता क्या होता है, क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है उसके अंदर क्या होता है, वो आपको एक तो ये डायरेक्ट पूछ सकता है कि तारागढ़ किला जो है वो कहां पर है, तो आप बताओगे कि सर तारागढ़ किला बूंदी में भी है और अजमेर के अंदर भी है। अब होता क्या है, आपको दोनों के दोनों पता है, लेकिन अगर वो क्या करना चाहता है, एग्जामिनर चेक करना चाहता है कि बच्चे की डेप्थ कितनी है, उसको नॉलेज किस लेवल का है, तो वो क्या करेगा, ये किला बूंदी जिले के अंदर, अब किसी तहसील या गांव के अंदर होगा, वो नाम लिख के दे देगा, ठीक है। जैसे अब ये नानकपुरिया करके एक जगह है, वहां पर ये किला है, तो वो दे देगा नानकपुरिया का किला कहां है। अब आंसर तो इसका बूंदी भी ऑप्शन मिलेगा आपको, ठीक है, और अजमेर भी मिलेगा। अब जिन बच्चों को पता है कि हाँ ये तारागढ़ किला ही है जो नानकपुरिया के अंदर है, बूंदी जिले के अंदर है, वो इसको टिक कर देंगे। ऐसी बात है। हम लोग ना हमेशा पढ़ाई जो हमने की हुई होती है वो हमारे आसपास में होती है एग्जाम के, लेकिन वहां पर चेक क्या होता है, डेप्थ चेक होती है कि आपने कितनी डेप्थ में पढ़ा है। मैं आपको जो कंटेंट डिलीवर कर रहा हूं मैं वहां तक जाने की कोशिश कर रहा हूं जहां तक एग्जामिनर पूछ सकता है, ठीक है। तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया है, फॉर एग्जांपल। अब तारागढ़ किला जो है ना, इसके निर्माण के बारे में ये कहा जाता है, तो इसका निर्माण जो है ना वो लगभग 1334 मतलब 14वीं शताब्दी के लगभग किया गया, ठीक है। जियोग्राफिकली तो ये कहां पर है, बूंदी के अंदर है, और जगह का नाम क्या है, नानकपुरिया, ठीक है, नानकपुरिया करके जगह है, वहां पर पड़ता है। अब इसके निर्माण की बात करें, अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें, तो कंस्ट्रक्शन जो इसका हुआ है वो हुआ है 1334 ईस्वी के अंदर हुआ है, ठीक है। अब इसके बारे में बातें आती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं जो हमें याद रखने हैं। सबसे पहले यहां पर नाम आता है महाराणा क्षेत्र सिंह, ठीक है। एक तो ये नाम आएगा महाराणा क्षेत्र सिंह, और दूसरा जो नाम आता है ना वो आता है राव बर सिंह का,
देखो दूसरा नाम आता है राव बरसिंह का। इतिहासकारों के अनुसार ये मान्यता है कि राव बरसिंह ने 1334 के अंदर इस दुर्ग का क्या करवाया, कंस्ट्रक्शन करवाया। क्यों करवाया? क्योंकि बूंदी जो है ना, बूंदी का ये किला मालवा, मेवाड़ और गुजरात 3 जगह से यहां पर आक्रमण होने के चांसेस थे। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर जो कंस्ट्रक्शन है इस फोर्ट का, जो हमारा बूंदी का तारागढ़ किला है, इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो 1334 ईस्वी के अंदर बताया जाता है। और ये बोला जाता है कि राव बरसिंह जो है उन्होंने इस किले का निर्माण करवाया था। क्यों करवाया था? मालवा, मेवाड़ और गुजरात तीनों तरफ से आक्रमण हो सकते थे, उनसे बचाने के लिए उन्होंने इस किले का निर्माण करवाया। फिर यहां पर नाम आता है सेकंड महाराणा छेत्र सिंह का। महाराणा छेत्र सिंह जो थे 1382 से इनका शासनकाल था। इन्होंने क्या किया था, बूंदी के किले पर अधिकार करने की कोशिश करी और अधिकार करने की कोशिश में ही अपने प्राण जो थे वो इन्होंने गवा दिए। इनके प्राण जो थे वो चले गए महाराणा छेत्र सिंह के, जब इन्होंने बूंदी के किले पर अधिकार करने की कोशिश की। अब इनका ही एक पुत्र, बहुत सारे पुत्र थे, लेकिन इनके ही एक पुत्र जो इनके राजा बने, बाद में जो इनका बेटा था वो था महाराणा लाखा। ठीक है, महाराणा लाखा जो है इन्होंने क्या किया, एक प्रतिज्ञा ली कि इस किले को मैं फतेह करूंगा। कौन से किले को? बूंदी के तारागढ़ किले को महाराणा लाखा ने बोला कि मैं इसे फतेह करूंगा, लेकिन ये इसे जीत नहीं पाए। तो इन्होंने अपनी जो प्रतिज्ञा थी ना उसे पूरा करने के लिए क्या हुआ, मिट्टी का दुर्ग बनाया गया। मिट्टी का दुर्ग बनाया गया। इसे इंग्लिश में अगर मैं कहूं तो ये है कि इसे एक सैंड का आर्टिफिशियल, है ना, आर्टिफिशियल एक फोर्ट प्रिपेयर किया गया। क्यों प्रिपेयर किया गया? क्योंकि महाराणा लाखा रियलिटी के अंदर इस फोर्ट को विक्ट्री नहीं कर पाए, जीत नहीं पाए, इसके ऊपर रूल नहीं कर पाए। तो क्या हुआ, मिट्टी का एक डुप्लीकेट आर्टिफिशियल सैंड का फोर्ट बनाया गया। उस पर क्या किया, महाराणा लाखा ने अधिकार किया। ठीक है, और उसे तोड़कर, उसे नष्ट कर उस पर अधिकार करके अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया। इस सारे काम के अंदर ना एक जो चीज थी वो बुरी हुई। वो क्या हुआ, यहां पर नाम आता है कुंभाहाड़ा का। ठीक है, आपको पढ़ना है कुंभाहाड़ा। ये कुंभाहाड़ा जो है ना ये इंपॉर्टेंट है। इन सब के साथ साथ कुंभाहाड़ा का नाम आपको याद रखना है। कुंभाहाड़ा जो थे वो महाराणा लाखा ने जब ये प्रतिज्ञा ले ली थी कि मुझे बूंदी के तारागढ़ किले को फतेह करना है, तो उन्होंने क्या किया, सैंड का एक आर्टिफिशियल फोर्ट का कंस्ट्रक्शन करवाया सबसे पहले, क्योंकि इनको इनकी प्रतिज्ञा पूरी करनी थी। अब इस आर्टिफिशियल फोर्ट की रक्षा करते हुए कुंभाहाड़ा जो थे वो क्या हो गए, शहीद हो गए। अगर मैं बात कहूं यहां पर, वो शहीद हो गए। इस आर्टिफिशियल दुर्ग की रक्षा करने के लिए, महाराणा लाखा की प्रतिज्ञा पूरी करवाने के लिए इन्होंने क्या किया, आर्टिफिशियल फोर्ट जो था वो बना, उसकी रक्षा के लिए इन्होंने अपने प्राण जो थे वो दे दिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है हिस्ट्री से रिलेटेड और ज्योग्राफी से रिलेटेड, पूरी इन्फॉर्मेशन तारागढ़ किले की मैंने आपको बता दी है। पॉइंट वाइज याद रखेंगे। बूंदी का तारागढ़ किला जो है, अगर जगह की बात करें तो नानकपुरिया नाम की जगह वहां पर है। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो 1334 के अंदर इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो बताया जाता है कि महाराणा किसने करवाया, महाराणा ने, सॉरी, राव बरसिंह ने करवाया। और क्यों करवाया था, रीजन क्या था इसके पीछे, कि ये किला जो है तीनों तरफ से, मेवाड़, मालवा और गुजरात तीनों तरफ से आक्रमण होने का यहां पर भय बना रहता था, उससे सुरक्षा के लिए करवाया गया। अब इस किले पर अधिकार करने के लिए महाराणा छेत्र सिंह ने 1382 के अंदर जो बार बार इसके ऊपर आक्रमण किया, लेकिन उनको विजय नहीं मिली। अब हुआ क्या, उनके प्राणोत्सर्ग हो गया। उसके बाद में उनका जो बेटा था महाराणा लाखा, इन्होंने भी अधिकार करने की कोशिश करी, लेकिन ये उसे जीत नहीं पाए। ठीक है, क्योंकि महाराणा लाखा ने जीत नहीं पाए तो उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए क्या हुआ, कुंभाहाड़ा जैसे जो थे सेनापति, उन्होंने क्या किया, एक नकली सैंड का आर्टिफिशियल फोर्ट कंस्ट्रक्ट करवाया। अब यहां पर महाराणा लाखा ने उसके ऊपर अटैक किया और उसकी रक्षा करते हुए कुंभाहाड़ा जो थे वो क्या हो गए, शहीद हो गए। पूरी जानकारी ये है। अब अपने बात करते हैं, थोड़ा दुर्ग के अंदर चलते हैं कि दुर्ग के अंदर क्या क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। जो बूंदी का तारागढ़ किला है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखो, सारे के सारे किले बता पाना तो बहुत मुश्किल है, अगर अपने डिस्कस करें तो बहुत हो जाएगा, लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट उठा रहा हूं जहां पर एग्जामिनर की नजर पड़ सकती है। क्यों पड़ सकती है, देखो बूंदी के किले की एक अपनी अलग इंपॉर्टेंस है। अगर मैं बात करूं यहां पर, देखो मैं यहां पे लिखता हूं, ठीक है, कोशिश करता हूं कि इंग्लिश में आपको समझ में आए। देखो पेंटिंग, अगर हम पेंटिंग की बात करें, चित्रकला, चित्रकला जो है ना बूंदी की, वो खास विशेषता रखती है। और इस किले का नाम जब भी पेंटिंग की बात होती है तब आता है। क्यों, क्योंकि जो राव उम्मेद सिंह थे, राव उम्मेद सिंह के काल में बूंदी चित्र शैली का बहुत अधिक विकास हुआ। राव उम्मेद सिंह, ठीक है, इनके काल में चित्रकला का बहुत विकास हुआ। ठीक है, और इन्हीं के
शासन के अंदर बूंदी के किले के अंदर जो है ना एक चित्रशाला बनी, और उस चित्रशाला का नाम क्या है? उस चित्रशाला का नाम है रंग विलास, ठीक है, रंग विलास महल, ठीक है। ये चित्रशाला जो बनी हुई है ना, इसके ऊपर ना कुछ अलग तरीके के जो है ना पेंटिंग्स करी गई हैं, और वो जो पेंटिंग्स है ना, देखो भित्ति चित्र, अब यहाँ पर नाम आता है भित्ति चित्र का। जो लोग हिंदी में पढ़ रहे होंगे समझ में आ जाएगा भित्ति चित्र होता क्या है, लेकिन जो लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए मैं बताता हूँ कि भित्ति चित्र क्या है। भित्ति चित्र बोलते हैं वॉल पेंटिंग्स को, दीवारों पर जो बने हुए चित्र हैं हमारे, वॉल पेंटिंग्स जो है उनको क्या बोलते हैं? भित्ति चित्र बोलते हैं। अब हो सकता है कि आपके अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाए इंग्लिश के अंदर एग्जाम में, वो वॉल पेंटिंग लिख दे या फिर एज इट इज भित्ति चित्र को भित्ति चित्र ही लिख दे, तो आप दोनों तरफ से प्रिपेयर रहो, ठीक है। अगर चित्रकला बोलता है तो पेंटिंग है, और भित्ति चित्र बोलता है तो वॉल पेंटिंग है, ठीक है। ये क्या है? इसके अंदर चित्रशाला बनी हुई है इस दुर्ग के अंदर। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं यहाँ पर क्या है। 84 खंभों की छतरी है, 84 खंभों की छतरी। अब देखो छतरी तो छतरी रहेगी, इसका कुछ नहीं कर सकते। जो ये खंबे हैं ये आपको दे देगा, पिलर्स दे देगा, इसे कॉलम बोल देगा कि 84 खंभों की जो छतरी है ये कहां पर है, तो ये भी बूंदी के तारागढ़ किले में है। और 84 खंभों की छतरी जो थी, इसे बनाया किसने था? इसे राव अनिरुद्ध सिंह ने बनाया था, ठीक है। यहां पर लिखेंगे राव अनिरुद्ध सिंह ने बनवाया था, ठीक है। राव अनिरुद्ध सिंह ने बनवाया था। क्यों बनवाया था 84 खंभों की छतरी को? क्योंकि यहां पर इनकी कोई रानी थी, ठीक है, और उस रानी की याद में इन्होंने क्या कहा? शत्रुशाल जो था उसे कहा कि आप ऐसा करो, छतरी जो है बनवाओ। और छतरियां जो है वो बनवाई किस लिए जाती थी? देखो जिस तरह मकबरे होते हैं, है ना, मकबरे होते हैं, उसी तरह ही छतरियां होती हैं। ज्यादातर जहां पर लोगों का संस्कार किया जाता है, अंतिम संस्कार किया जाता है, उसके ऊपर बने हुए एक तरीके के स्मारक है, उन्हें छतरी कहा जाता है। तो शत्रुशाल ने इसे बनवाया था, किसके कहने पर? राव अनिरुद्ध सिंह के कहने पर बनवाया था। और यहां पर ये 3 मंजिला है, एक मंजिला नहीं है, कितनी है? 3 मंजिला है। 84 खंभों की छतरी है बूंदीगढ़ के तारागढ़ किले में, और 80 खंभों की छतरी कहां पर है? अलवर में। याद रखेंगे, मूसी रानी की छतरी, 80 खंभों की छतरी कहां है? अलवर में है। और 84 खंभों की छतरी जो है वो कहां है? वो कहां पर है? तारागढ़ किले के अंदर। किसने बनवाई थी? राव अनिरुद्ध सिंह के कहने पर शत्रुसाल ने 3 मंजिला इस छतरी का निर्माण करवाया। इसके ऊपर कैसे डायग्राम बने हुए हैं? इसके ऊपर पशु और पक्षियों के चित्र बने हुए हैं, ठीक है, पशु और पक्षियों के चित्र बने हुए हैं। देखो मेरा ना आपको दुर्ग बताने का जो है ना यहाँ पर मोटिव क्या है? मोटिव ये है कि दुर्ग बताने के अंदर देखो हमने हिस्ट्री की भी बात करी, हमने यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर की भी बात करी, आर्ट की बात करी, ठीक है। यहाँ पर हमने जो अलग अलग मोन्यूमेंट्स है, जो स्मारक है ना, उनकी बात करी। तो इंग्लिश के अंदर भी जो बच्चे थोड़ा सा मतलब कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे हिंदी के अंदर, उनके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आप याद रखो जैसे मोन्यूमेंट्स होते हैं, छतरियां जो है मोन्यूमेंट्स है, स्मारक होते हैं, उसी तरह से मकबरे होते हैं, वही चीज है ये, ठीक है। यहाँ पर किसी ने किसी का अंतिम संस्कार किया हुआ होता है, उसके ऊपर बना हुआ एक स्मारक है, मोन्यूमेंट है, ठीक है। तो इतनी जानकारी जो थी ये थी बूंदी के तारागढ़ किले के बारे में। अब इसमें ना हम एक आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर राव अनिरुद्ध सिंह के नाम पर ही ना अनिरुद्ध, अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो वाटर की रिसोर्स है, जलाशय जिसे बोला जा रहा है, वाटर रिसोर्स, एक तो है अनिरुद्ध तालाब, महल भी है इसी नाम पे, ठीक है। और आगे बढ़े तो यहाँ पर बादल महल भी है। अब यहाँ पर भी बादल महल है। ये बादल महल अभी तक जितने हमने पढ़े ना, लगभग सभी के अंदर बादल महल था ही था। यहां भी याद कर लो, यहां पर भी बादल महल है। और आगे बढ़ते बूंदी के किले के अंदर ही हम बात करते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स है। अगर आपको किसी को नोट करना है तो आप ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो है आप नोट कर सकते हो, ठीक है। आप लोग नोट करो इस इंफॉर्मेशन को अगर आपको लग रहा है तो, ठीक है। यहां पर जो की पॉइंट्स है ना उनको आप क्या करो, लिख लो। अभी यहां पर हम बात कर रहे थे महलों की, तो अनिरुद्ध, मैंने आपको क्या बताया, अनिरुद्ध महल, बादल महल, इसी तरह से ना यहाँ पर और भी बहुत सारे हैं, जैसे फूल महल है, ठीक है। ये महल है, 3 याद रख लो, अब बहुत है, फूल महल याद रख लो, बादल महल याद रख लो, अनिरुद्ध महल याद रख लो। अब इसके बाद में ना यहाँ पर एक स्टेटमेंट आता है, जैसे हमने सभी दुर्गों के बारे में क्या किया था, एक स्टेटमेंट याद किया था, वैसे ही बूंदी के तारागढ़ किले के बारे में एक स्टेटमेंट है। और वो स्टेटमेंट जो है वो दिया किसने है, ये बात इंपॉर्टेंट है। जैसे कई जगह पे कर्नल जेम्स टोड ने दिया, इतिहासकार थे, आपको कई जगह पर हीराचंद ओझा, ठीक है, इतिहासकार है ओझा साहब, उनके द्वारा भी कुछ स्टेटमेंट मिलेंगे। वैसे ही हमें यहाँ पर जो स्टेटमेंट याद करना है वो याद करना है किसका, रुडयार्ड किपलिंग का, ठीक है। रुडयार्ड किपलिंग का आपको याद करना है, ये नाम है इनका, रुडयार्ड किपलिंग। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो भैया बूंदी का तारागढ़ किला है, बूंदी का तारागढ़ किला,
अपनी चित्रकला के लिए तो बहुत फेमस था ही शुरू में, फिर वॉल पेंटिंग्स भित्ति चित्रों के कारण भी प्रसिद्ध हुआ राव उम्मेद सिंह के शासन काल में। और ये राव उम्मेद सिंह, जब मैं आपको 1800 के आसपास की जो हमारी संधियां है ना, राजपूत अंग्रेज संधियां, जब मैं आपको बताऊंगा उस समय पे इनका नाम आएगा बूंदी के राव उम्मेद सिंह का। तो बूंदी का तारागढ़ किला जो है वो यूं लगता है कि इसका निर्माण किसने करवाया है, फरिश्तों ने करवाया है। ठीक है, बूंदी का तारागढ़ किला जो है इसका निर्माण फरिश्तों ने करवाया, ये बात उन्होंने कही थी, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो की पॉइंट्स थे याद रखो। रावबर सिंह ने निर्माण करवाया। महाराणा छेत्र सिंह जो थे इसके ऊपर अपना अधिकार जमाने के लिए, इस किले को जीतने के लिए अपने प्राण गंवा बैठे थे। महाराणा लाखा भी नहीं जीत पाए। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए क्या हुआ, उनके सेनापतियों ने नकली दुर्ग बनवाया, उसके ऊपर उन्होंने जीत हासिल करी, उसको नष्ट करके मिट्टी के दुर्ग को। लेकिन उन दुर्ग की रक्षा करने के लिए राव जो कुंभाहाड़ा जो थे उनका क्या हो गया, कुंभाहाड़ा भी शहीद हो गए यहाँ पर। ठीक है, ये सारी बातें याद रखो। फिर यहाँ पर याद रखो कि चित्रशाला है जिसका नाम क्या है, रंग विलास चित्रशाला। ठीक है, रंग विलास है। अब यहाँ पर भित्ति चित्र भी बहुत सारे बने हुए हैं। आपने बात करी यहाँ पर 84 खंभों की छतरी की। ठीक है, कुछ महलों की बात करी। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले किले की तरफ, और वो किला अब मैं आपको लेके चलता हूँ जयपुर की तरफ। बूंदी का किला हमने पढ़ लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं जयपुर के किले की तरफ। और जयपुर का जो ना पहला किला है वो मैं आपको बताने से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है जो दुर्गों के बारे में ना आपको मैंने पहले भी कहा था याद रखना है, स्टार मार्क कर लो इसे। ये जो तोप होती है ना, तोप, ये मैंने आपको कहा था याद करने के लिए। तोप आपने पहले पढ़ चुके हो आप, शारदा तोप, शारदा तोप खंडार के किले में रखी हुई। ऐसे ही ना एक किलकिला तोप है, आगे आती जाएंगी किलकिला तोप। ऐसे ही यहां पर जो तोप रखी हुई है ना बूंदी के तारागढ़ किले के अंदर, उसका नाम है गर्भ गुंजन तोप। गर्भ गुंजन तोप याद रखेंगे। ऐसे ही है जयबाण तोप, अलग अलग किले के अंदर रखी हुई है। किलकिला तोप जो है ये मेहरानगढ़ दुर्ग में रखी हुई है, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। शारदा तोप खंडार के किले में रखी हुई है। गर्भ गुंजन तोप जो है ये तारागढ़ किला अभी जो हमने पढ़ा बूंदी वाला, इसी के अंदर रखी हुई है। जयबाण तोप जयगढ़ दुर्ग के अंदर रखी हुई है। अब हम जयपुर की तरफ चल ही रहे हैं तो इसका भी जिक्र आ जाएगा। तो ये तोप वाला पॉइंट जो है ना ये याद रखना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं जयपुर के किले जो है वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला किला जो है ना जयपुर का वो हम पढ़ना शुरू करते हैं, वो है हमारा नाहरगढ़ दुर्ग, जिसे नाम जो है अन्य नाम से भी जाना जाता है। और वो अन्य नाम जो है वो क्या है इस दुर्ग का, वो है सुदर्शनगढ़। नाहरगढ़ दुर्ग। सबसे पहले हमेशा की तरह जियोग्राफी डिस्कस करते हैं इसकी। कहां पर पड़ता है ये पड़ता है जयपुर जिले के अंदर। जयपुर जिले के अंदर किस जगह पे पड़ता है ये, जब हम आमेर की तरफ जाते हैं, आमेर की तरफ जाते हैं तो नाहरगढ़ रास्ते में पड़ता है। इसका परकोटा भी काफी बड़ा है, थोड़ा घूम घूम कर जाना पड़ता है, यूं करके इस तरीके से घूमते चले जाओ ऊपर जाओ। ठीक है, अगर कोई गया उसने देखा होगा तो वहां पर ज्यादा कुछ नहीं, बस 9 महल है एक जैसे बने हुए हैं, उनका नंबर आएगा अभी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जियोग्राफिकली कहां पर है ये किला, ये किला है जयपुर जिले के अंदर, नाहरगढ़ दुर्ग। अब नाहरगढ़ दुर्ग के बारे में एक नाम आता है, इसका अलग नाम जो है, इसका नेम अगर बात करें हम, सेकंड नेम जो है इसे किस नाम से जाना जाता है, वो है सुदर्शनगढ़ दुर्ग। ठीक है, सुदर्शनगढ़ दुर्ग अगर पूछा जाए तो भैया ये किसको बोला जाता है, ये नाहरगढ़ दुर्ग को ही बोला जाता है, सुदर्शनगढ़ दुर्ग। अब इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले निर्माण अगर मैं कहूं कंस्ट्रक्शन, इस दुर्ग का कंस्ट्रक्शन कब हुआ, तो वो हुआ 1734 के अंदर। किसने करवाया, सवाई जयसिंह ने। जो लोग थोड़ा आगे पढ़ रहे होंगे उन्होंने हिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा सवाई जयसिंह जो है, इनके नाम क्या के सवाई क्यों लगा था। ठीक है, जो महाराजा थे कौन से, मान सिंह आमेर वाले है ना, भारमल के बेटे। तो ये क्या था, मान सिंह जो थे ना उनसे खुश थे, अकबर जो थे, मुगल जो थे वो खुश थे। तो वैसे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जयसिंह आप तो अपने पिता से भी क्या हो, बहुत चालाक हो, उनसे भी सवाई हो, तो इनको उपाधि मिल गई सवाई जयसिंह की। इस तरह से ये हिस्ट्री के अंदर मैं बात बताऊंगा आपको कि इनके नाम क्या के सवाई कैसे जुड़ा। कंस्ट्रक्शन के बारे में बताया जाता है कि 1734 के अंदर सवाई जयसिंह ने नाहरगढ़ दुर्ग का क्या करवाया, निर्माण करवाया। अब जब इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा था उस समय बात आता है, एक नाम आता है यहाँ पर, जुझार नाहर सिंह। जुझार नाहर सिंह जो था उसने इस किले के कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या क्रिएट किया, यहां पर उन्होंने प्रॉब्लम्स क्रिएट करी। अब आप कहोगे कि सर प्रॉब्लम्स मतलब, यहां पर उन्होंने क्या किया, इस कंस्ट्रक्शन को रोकने की कोशिश करी। तो क्या हुआ, एक तांत्रिक था, यहां पर एक तांत्रिक का नाम आता है, और वो तांत्रिक कौन से थे,
ठीक है। वो तांत्रिक का नाम था ताराचंद के हिसाब से इनका नाम है, कुछ ऐसा बताया जाता है, ठीक है। उन तांत्रिक ने क्या किया, जो नाहर जुझार सिंह थे इनको लेकर गए, इनको बोला कि भैया आप इस जगह को छोड़ दो, यहाँ पर दुर्ग बनने वाला है, हम आपको ना एक अलग जगह ले चलते हैं, वहां पर आपका स्थान बनवाते हैं, आप वहां रहो। तो वो स्थान जो है ना वो कौन सा है, अंबागढ़ के नाम से है, चौमुखी गढ़ी इसे बोला जाता है, चौमुखी गढ़ी, वहां पर इनका स्थान बनवा दिया। तो ये यहाँ से जुझार नाहर सिंह जो इसके कंस्ट्रक्शन के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे, उनको यहाँ से लेकर गए कहां पर, आंबागढ़ चौमुखी गढ़ी के अंदर, ठीक है। कोई तांत्रिक था, उसका नाम यहाँ पर जो है ताराचंद करके बताया जाता है कुछ, ठीक है। वो तांत्रिक जो था वो इनको लेके गया, क्योंकि भैया राजा थे सवाई जय सिंह, तो अब राजाओं के पास क्या होता था, इनके कुछ गुरु भी होते थे, कुछ इनके पास और तांत्रिक वगैरह भी होते थे, ज्योतिष भी होते थे। ज्योतिष शास्त्र का नाम आएगा तब जो ये सवाई जय सिंह, राम सिंह, इनके नाम आएंगे अलग अलग। तो तांत्रिक जो था उनको लेके गया और बोला कि आंबागढ़ चौमुखी गढ़ी के अंदर आप रहो, वहां पर रहो, ठीक है। तो ये वहां चले गए, और ये जो है ना नाहर सिंह, इनको क्या कहा जाता है, नाहर सिंह भूमिया, नाहर सिंह भूमिया के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको पूछा जाए नाहर सिंह भूमिया लोक देवता कहाँ के हैं, तो ये कहां से रिलेटेड है, जयपुर से रिलेटेड है, और इनका रिलेशन कहां से है, नाहरगढ़ दुर्ग से रिलेशन है, ठीक है। क्योंकि ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, इनको एक अलग जगह भेजा गया, वो जगह थी आंबागढ़ चौमुखी गढ़ी। और इनका नाम जो है वो किस रूप में आज भी याद किया जाता है, वो याद किया जाता है नाहर सिंह भूमिया, लोक देवता। क्या बन गई ये, लोक देवता, आज भी इनकी मान्यता है, ठीक है, ये याद रखेंगे। तो ये सारा कुछ था अभी तक का, आप जो पढ़ रहे हो ये नाहरगढ़ दुर्ग के बारे में था। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी के अंदर, ज्यादा कुछ डिटेल नहीं है नाहरगढ़ दुर्ग की, छोटा ही है ये, ठीक है। इतिहासकार भी इसी तरह इंपॉर्टेंट मानते नहीं है, लेकिन यहां से नाहरगढ़ दुर्ग से ना पूरा का पूरा जयपुर दिखता है, अगर कोई जाए नाइट के अंदर, वैसे तो अलाउ नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अगर जाओगे ना आप तो पूरा का पूरा जयपुर सिटी जो है, जयपुर सिटी पूरी की पूरी, यहाँ पर जो लाइट्स है अलग अलग लाइट आपको डॉटेड की तरह चमकती हुई दिखेंगी, सबसे ऊंचा, ठीक है, ऊंची, बहुत ऊंची पहाड़ियों पर बना हुआ है ये नाहरगढ़ दुर्ग। अब बात आती है यहाँ पर आगे, जयपुर के जो राजा थे, अगर मैं बात करूं सवाई राम सिंह, सवाई राम सिंह, ठीक है। आप ये जो पॉइंट है ना, लोक देवता के रूप में नाहर सिंह भूमिया, इनको याद किया जाता है, ये पॉइंट आप नोट कर लो। और इस दुर्ग का जो दूसरा नाम है वो है सुदर्शनगढ़ दुर्ग, ये भी आप नोट कर लो, ये आप नोट किया आपने, सुदर्शनगढ़। और लोक देवता के रूप में नाहर सिंह भूमिया को पूजा जाता है, जिनका रिलेशन कहां से है, नाहरगढ़ दुर्ग से है। अभी ना इसके अंदर हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जो राजा है ना सवाई राम सिंह, और सवाई राम सिंह के बाद में आते हैं सवाई माधो सिंह। अगर अपने बात करें माधो सिंह, तो ये जो माधो सिंह थे ना, माधो सिंह, इन्होंने क्या किया, नाहरगढ़ दुर्ग के अंदर अपनी पासवान रानियों के लिए, इनकी पासवान रानियां थी, जो पासवान रानियां थी ये कितनी थी, 9 रानियां थी, ठीक है। इन 9 पासवान रानियों के नाम पर क्या किया, यहाँ पर 9 महलों का निर्माण करवाया। कितने महलों का, 9 महलों का निर्माण करवाया। What I'm saying that कि यहाँ पर जो महाराजा सवाई राम सिंह और माधो सिंह द्वितीय थे, माधो सिंह सेकंड, ठीक है, उन्होंने कंस्ट्रक्शन करवाया 9 पैलेसेस का, और वो जो पैलेसेस थे वो उनकी जो रानियां थी उनके नाम पर थे, ठीक है। जैसे कि अगर बात करूं कुछ, तो चांद प्रकाश या चांद महल, ठीक है। फिर उसके बाद में ललित प्रकाश, इसी नाम से वहां पे 9 महल है, लक्ष्मी, ठीक है, काफी ऐसे 9 महल है। इनके नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना नहीं पूछा जाएगा, बस आपको याद रखना है कि 9 महलों का निर्माण करवाया। किसने करवाया था, माधो सिंह ने करवाया था। किसके लिए करवाया था, अपनी 9 पासवान रानियों के लिए। अब ये जो राजा थे पुराने शासन काल के अंदर, ये कई रानियां रखते थे, तो इनमें से क्या होता था, एक तो इनकी महारानी होती थी, महारानी के अलावा बहुत सारी रानियां होती थी, जिनमें से कुछ पासवान होती थी, कुछ ऐसी रानियां भी हैं जिनकी कैटेगरी जो है मैं आपको आगे बताऊंगा। वो क्या होता था, उन्हें जो मुख्य रानी है ना, महारानी, उसके अलावा जो आभूषण होते थे, ज्वेलरी की अगर बात करें तो उनको ज्वेलरी पहनने का अधिकार जो था वो मिलता था, ठीक है। ऐसी रानियां भी, इन्हें पासवान रानियां भी कहते हैं, और भी आएंगी आगे, बट रानियां वगैरह मैं सारी डिस्कस करूंगा हिस्ट्री के अंदर। तो 9 महल जो थे ये बने हुए हैं नाहरगढ़ दुर्ग के अंदर। बनवाए किसने थे, माधो सिंह ने, ठीक है। ये याद हुआ आपको। ये फेमस क्यों है, प्रसिद्ध क्यों है, इसके बारे में बात करते हैं। ये महल जो है ना भैया, गर्मी हो या सर्दी हो, इनके अंदर लाइट एक जैसी आती है, ठीक है, और टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है, इसलिए फेमस है ये जो 9 महल है, माधो सिंह ने क्यों बनवाए थे, अपनी 9 पासवान रानियों के लिए बनवाए थे। और इनका फायदा क्या था, इनका फायदा ये था कि चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, यहाँ पर लाइट भी बहुत अच्छी रहेगी और टेम्परेचर भी इक्वल रहेगा, मतलब लगभग ज्यादा चेंजेस नहीं आते थे, रूम टेम्परेचर मेंटेन रहता था, ठीक है। तो ये विशेषता, इसलिए इनके 9 महलों का नाम आता है। ये पूरी जानकारी जो थी नाहरगढ़ दुर्ग के बारे में थी,
उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं हम हमारे अगले दुर्ग की तरफ। पहले हमने पढ़ा तारागढ़ दुर्ग बूंदी, उसके बाद में हमने पढ़ा नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर। अभी हम तीसरा दुर्ग जो है ना वो शुरू करते हैं। और तीसरा जो दुर्ग है वो है हमारा जालोर दुर्ग। कौन सा है? जालोर दुर्ग। और अगर मैं कहूं इसे सुवर्णगिरी, सुवर्णगिरी, अगर मैं इसे कहूं कंचन कानन, कंचन कानन, वो भी इसी के ही नाम है। ठीक है, तो यहां पर जो इसके नाम है ना, इसे कंचन कानन भी कहा जाता है। अगर आपको कई जगह पे इसका नाम कंचानन भी मिल सकता है, कंचानन, कंचानन ये भी मिल सकता है, कंचन कानन भी मिल सकता है। और इसी दुर्ग का नाम जो है वो सोनगढ़ भी इसे बोला जाता है। सोनगढ़ क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहां पर जो कौन से थे, यहां पर अगर हम बात करें सोनगढ़ जो इसका नाम पड़ा है वो पड़ा है सोनगरा चौहानों के नाम के कारण, सोनगरा चौहानों के कारण। ठीक है, सोनगढ़ इसका नाम पड़ गया था। देखो जालोर का जो दुर्ग है ना, इसे क्या कहा जाता है? इसे सुवर्णगिरी कहा जाता है, इसे सोनगढ़ भी कहा जाता है, इसे कनकांचन भी कहा जाता है और सोनगढ़ चौहानों के कारण कहा जाता है। थोड़ा सा ना इसकी अगर हम जियोग्राफी की बात करें तो मैं आपको बताऊं कि ये जालोर दुर्ग जैसे नाम से पता चल रहा है कि जालोर के अंदर है। फिर और थोड़ा सा अगर हम इसकी जियोग्राफी के अंदर जाए ना तो गंभीरी नदी, जो ये गंभीरी नदी है ना, गंभीरी नदी इसके किनारे स्थित है जालोर दुर्ग जो है। फिर आगे बढ़ते हैं ना अगर हम, तो यहां पर ज्यादा इसकी हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है बजाय इसके कि इसकी जियोग्राफी क्या है। इसके नाम इंपॉर्टेंट है और इसकी हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री कैसे इंपॉर्टेंट है? देखो अलाउद्दीन खिलजी की हमने बात करी थी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर, और हमने बात करी थी इसकी रणथंभौर दुर्ग के भी बारे में। अलाउद्दीन खिलजी ने जो अपना अभियान चला रखा था, कौन सा? गुजरात फतेह वाला, दिल्ली से चला रखा था, गुजरात फतेह करना उन्होंने। जब अलाउद्दीन खिलजी जो थे सोमनाथ मंदिर पर, अलाउद्दीन खिलजी जब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने के लिए जा रहा था तो उसको जाना पड़ा कहां से? जालोर से होकर। क्यों? क्योंकि ये रास्ता था गुजरात जाने का। अब जब वो जा रहा था तो क्या हुआ, यहां पर कान्नड़ देव जो थे, यहाँ के राजा थे, जालोर दुर्ग के राजा थे, उनके अंडर में था। कान्नड़ देव ने क्या कहा कि भैया हम आपको रास्ता नहीं देंगे। जाते हुए तो क्या हुआ, जो अलाउद्दीन खिलजी की सेना थी वो वहां से जाने की बजाय रास्ता चेंज करके चली गई। लेकिन जब वो वहां पर जीत गए, सोमनाथ मंदिर पर अटैक हुआ, तोड़फोड़ हुई, लूटपाट हुई, जब वापस आ रहे थे तो वापस आते हुए उन्होंने क्या किया, यहां पर आक्रमण किया था। ठीक है, बात समझ में? हिस्ट्री से रिलेटेड ही है। और कान्नड़ देव चौहान जो थे सोनगरा चौहानों के अंदर सबसे प्रतापी शासक थे जालोर दुर्ग के। उसके बाद में कोई भी यहाँ पर प्रतापी शासक नहीं हुआ। और ये जो जालोर दुर्ग है हमेशा याद किया जाता है कान्नड़ देव चौहान के कारण, क्योंकि ये सोनगरा चौहान है। ठीक है, अब बात यहां पर आती है कि यहां पर जो है ना इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि लगभग 13 साल तक जालोर दुर्ग के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, घेरा डाले रखा चारों तरफ से। अगर मैं बात करूं, ये हमारा फोर्ट, दिस इज द फोर्ट, और इसके चारों तरफ अराउंड द फोर्ट क्या हुआ, उसने घेरा डाले रखा, लेकिन वो अंदर नहीं पहुंच पाए, इस दुर्ग को जीत नहीं पाए। तब क्या हुआ, बीका दहिया का नाम आता है यहाँ पर। किसका? बीका दहिया। ये बीका दहिया वही, इसे गद्दार कहा जाता है। बीका दहिया जो है गद्दार आदमी था। इसने क्या किया, जैसे हमने रणथंभौर दुर्ग के अंदर आपको मैंने याद करवाया था कि रतिपाल और रणमल दो सेनापति थे हमीर के, जिन्होंने क्या किया था, चीटिंग करी थी वहां पर, और उनकी चीटिंग की वजह से क्या हुआ था, रणथंभौर दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया था। यहां पर 13 वर्ष तक घेरा डालने के बावजूद भी जालोर दुर्ग को जीत नहीं पाया, तो बीका दहिया को उसने अपने साथ मिलाया और इसने गुप्त रास्ते बता दिए, जिसकी वजह से क्या हुआ था, जो जालोर दुर्ग है उसके ऊपर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया था। ये सारा कुछ आपको हिस्ट्री से रिलेटेड पॉइंट्स है जो याद रखना है। यहाँ पर बीका दहिया का नाम आता है, बीका दहिया का नाम आपको याद रखना है। ये वही गद्दार आदमी है जिसने क्या किया था, अलाउद्दीन खिलजी के साथ मिल गया था और कान्नड़ देव से यह किला जो है वो चला गया था खिलजी के पास। ठीक है, खिलजी के पास चला गया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस दुर्ग के अंदर और क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, इस दुर्ग के अंदर ना 3 तो जैन मंदिर हैं, आपको याद रखना है कि 3 इंपॉर्टेंट जैन मंदिर है। यहाँ पर शिव का मंदिर भी है, वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें जियोग्राफिकली,
तो हमने जाना कि गंभीरी नदी जो है उसके किनारे पर है, ठीक है, ऊंचाई पर स्थित तो होगा ही, और ये भी गिरिदुर्ग की श्रेणी के अंदर ही आता है। यहाँ पर कानड़ देव चौहान के बाद इनका जो पुत्र था वीरम देव, अगर मैं बात करूं, वीरम देव का स्मारक जो है इसी दुर्ग के अंदर बना हुआ है, ठीक है। कानड़ देव के पास से यह किला कहां चला गया, खिलजी के पास चला गया, ठीक है, और उनका क्या हो गया, इसके ऊपर शासन हो गया, ये वहां चला गया। अब इसके अंदर ना देखो, एक तो दरगाह याद रखो, मलिक शाह की दरगाह बताई जाती है, मलिक शाह की दरगाह, ये अगर पूछ लिया जाए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो थोड़ा सा याद रखना, मलिक शाह की दरगाह भी इसी के अंदर है। अगर पूछा जाए कि इसके अंदर पार्श्वनाथ मंदिर है, तो हाँ जी, ये पार्श्वनाथ जो है ये जैन मंदिर है, ये आपको याद रखना है, पार्श्वनाथ जैन मंदिर भी इसी दुर्ग के अंदर है। अगर बात करें चौमुखा जैन मंदिर, तो इसी मंदिर को चौमुखा जैन मंदिर भी बोलते हैं, ठीक है। 3 जैन मंदिर बताए जाते हैं, उनमें से कोई एक मंदिर जो है वो चौमुखा है, तो चौमुखा जैन मंदिर, पार्श्वनाथ जैन मंदिर, मलिक शाह की दरगाह, सब कुछ इसी दुर्ग के अंदर है। ये सारा कुछ आपको याद रखना है। इसके बाद में यहाँ पर क्या हुआ था, कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड पॉइंट और भी हैं कि जो जोधपुर के मारवाड़ के राजा थे, भीम सिंह थे या मान सिंह थे, उनका कुछ आपस में डिस्प्यूट चल रहा था, तो उन्होंने जालोर दुर्ग से उन्हें यहां से वापस बुलाया था, तो उसके बारे में एक दोहा भी है, ठीक है, जो अपने हिस्ट्री के अंदर डिस्कस करेंगे। ये पूरी जानकारी आपको याद रखनी है जालोर दुर्ग के बारे में, ठीक है। सोनगरा चौहानों की राजधानी थी ये, और यहाँ के जो सबसे अच्छे शासक थे, या मैं बात करूं प्रतापी शासक की, जो फेमस थे वो थे कानड़ देव चौहान। क्यों हुए थे वो? इसलिए हुए थे क्योंकि उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को रास्ता नहीं दिया था, बहुत साल तक उनको रोक कर रखा था, 13 साल तक। और बीका दहिया, इनको इनकी वाइफ ने ही मार दिया था इनकी गद्दारी की वजह से। बीका दहिया अलाउद्दीन खिलजी की तरफ मिल गए थे, और कानड़ देव प्रबंध से यह किला जो है वो छिन गया था। वीरम देव जो है, वीरम देव इनके पुत्र थे, उनकी भी जो समाधि है इसी के अंदर बनी हुई है, ठीक है। मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। इस वीडियो के अंदर हमने 3 किले कवर किए हैं। आगे वाली जो वीडियो होगी उसमें हम 3 इंपॉर्टेंट किले को डिस्कस करेंगे, और किले का टॉपिक जो है हम खत्म कर देंगे। जो नेक्स्ट वीडियोस हमारे 2 होंगे उनके अंदर आपको मैं किले जो है वो कंप्लीट करवा दूंगा। इसके बाद में हम किले से रिलेटेड जो हमारा जो आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक्स थे, छतरियां थी, महल थी, वो भी कवर हुए, ठीक है। कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड पॉइंट भी डिस्कस हुए, वो भी हमें याद हुए, ठीक है। तो जो आप लगातार रिवीजन करते हैं, देखते रहो। एक्सटर्नल सोर्सेज से जो आप स्टडी कर रहे हो, लाइक कुछ आप बुक्स पढ़ रहे होगे, कुछ आप टेस्ट सीरीज वगैरह पहले भी दे चुके होंगे, या जो अभी नए तैयारी कर रहे हैं वो भी एक्सटर्नल सोर्स पर भी रहो, क्योंकि मैं आपको इसके लिए कोई नोट्स मैंने अभी तक नहीं दिए, ठीक है। नई बुक्स बताइए, आपको जहां से अच्छा लगे आप राजस्थान जी के पढ़ सकते हो। रिवीजन के लिए आप क्लासेस देखो, ठीक है। और अगर आप लोग कहोगे कि फर्दर सर हमारे पास नोट्स नहीं है या उनके ऊपर भी कुछ किया जाए, तो आपको जल्दी ही उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ कंटेंट जो है मैं प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, आपके नॉलेज में बढ़ोतरी हुई, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।